फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम इस कंसेप्ट को बड़े इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे। आपको सारे के सारे कंसेप्ट इसके बड़े आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे कि किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसों से रिलेटेड, यानी कि पैसों को क्या करना, मैनेज करना। पैसों को कैसे मैनेज करें, इसमें हम ये सीखेंगे। तो अब इसके अंदर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें कौन कौन सी? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमें कितने पैसों की जरूरत है। अब देखो, आप कोई भी बिजनेस करो तो बिजनेस करने के लिए आपको पैसे तो चाहिए। चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर लो, आपको पैसे तो चाहिए, ठीक है। बिना पैसों के बिजनेस नहीं होता। तो अब ठीक है, आपको पैसा चाहिए, ठीक। अब वो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? कहाँ से आप पैसा अरेंज करोगे? क्या आपके पास खुद का इतना पैसा है? क्या खुद के सारे पैसे अपने बिजनेस में लगाओगे, या किसी रिश्तेदार से लेके लगाओगे, या लोन लेके लगाओगे, बैंक से लोन लोगे, या किसी और तरीके से पैसों का जुगाड़ करोगे? उसके बाद जो पैसे हमारे पास आ गए, क्या उसको वेस्ट कर दे? नहीं, उसका हमें क्या करना है? ढंग से यूटिलाइज करना है उन पैसों को, उनको वेस्ट नहीं होने देना। यानी कि हमें थोड़े पैसों से ज्यादा पैसा बनाने का काम करना है। तो बस हो गया हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास 3 चीजें आती है। सबसे पहले क्या, हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितने पैसों की जरूरत है, यानी कि एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने फंड्स की जरूरत है। एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ फंड्स, की पैसे कहाँ से कलेक्ट करें, ठीक है। अपना पैसा लगाएं या किसी से उधार लेके लगाएं। और तीसरे नंबर पे आता है कि जो भी पैसा हमारे पास है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करें, ठीक। तो यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। एस्टिमेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कितने पैसों की जरूरत है। सपोज करो हमें 10,000 रुपीज की जरूरत है, चलो हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कलेक्शन ऑफ फंड, कहां से अपना पैसा अरेंज करें। अपना खुद का पैसा लगाएं या किसी से उधार लेके लगाएं। इक्विटी का मतलब होता है ओनर फंड। ओनर फंड का मतलब क्या होता है? अपना खुद का पैसा। क्या होता है इसका मतलब? खुद का पैसा। अब जो डेट है, डेट का मतलब क्या होता है? डेट हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि डेट का मतलब हमारा उधारी वाला पैसा होता है। तो ये इसमें हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स। और इक्विटी वाले ये खुद अपना पैसा लगाते हैं, ये क्या बनते हैं? ओनर, ठीक है। पहले नंबर पे पता लगाया कितने पैसों की जरूरत है। दूसरे नंबर पे क्या है? हमने फंड्स को क्या किया? कलेक्ट किया। डेट से करें या इक्विटी से करें। डेट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से लोन लिया है, पैसा उधार पे लिया है। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है? अपना खुद का पैसा लगाया है। इक्विटी में हम अपना पैसा कैसे लगाते हैं? जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड का मतलब क्या है कि उस पैसों को अच्छे से हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है। अगर हमने 10,000 रुपए कहीं से लिए हैं, ठीक है, अरेंज कर लिया हमने। अब हमारा मेन मोटिव क्या है? 10,000 से वो पैसे किसी भी तरीके से 10,000 से ज्यादा वैल्यू के बनाओ। 10,000 से ज्यादा वैल्यू का मतलब कि उनको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे हमें क्या हो, जिससे हमें प्रॉफिट मिले, हमें बेनिफिट मिले। हमें ऐसी जगह अपने पैसों को लगाना है। कम से कम अगर 10,000 रुपए हमारे पास है, तो अगर हमने 12,000 रुपए को किसी ना किसी तरीके से बना दिए, किसी ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया जहां से हमें प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो हमारे लिए सही है। तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 10,000 लिए थे, किसी से उधार लेके हमने पैसे लगाए, 10,000 पे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, और इन्वेस्ट करने से वे लॉस हो गया, कोई फायदा है नहीं ना। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, इस तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करो जिससे हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव? सबसे इजी है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में हमें क्या याद रखना है कि जो हमारे शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिसके पास शेयर होते हैं वो क्या है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब देखो एक एग्जांपल से, हमारे पास 100 शेयर्स है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की है। तो अब उसकी शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल उसकी 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 आ गया। अब 100 क्या? 100 उसके पास शेयर है, 100 रुपए की इसकी एक वैल्यू है, तो कितने होगी इसकी शेयर कैपिटल? 10,000। हमारा मेन मोटिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि जो इसके पास शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाना। कैसे बढ़ेगी? जब हमारी शेयर का जो है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज तो नहीं। अब देखो हमारे पास वही 100 शेयर्स हैं, लेकिन शेयर की जो वैल्यू है, उसी शेयर की वैल्यू, जो पहले 100 रुपए का एक शेयर था, अब उसी की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। तो अब हमारी जो है शेयर कैपिटल अब कितने की होगी? शेयर कैपिटल देखो, 100 हमारे पास शेयर है, 120 अब उसकी वैल्यू है,
तो कितने हो गए मल्टीप्लाई करने से? 12,000। तो देखो पहले वही शेयर हमारे पास 10,000 के थे, अब वही शेयर कितने के हो गए? 12,000 के हो गए। तो हमारी वैल्यू कितने से बढ़ी है? 2,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई ना। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और ये कैसे पॉसिबल है? हम नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या इंक्रीज कर रहे हैं? अपने शेयर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अपने शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। आपने तो पढ़ा है ना कि हाँ भी अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस अपने आप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसी अच्छी कंपनी के केस में ही ऐसा होगा। अच्छी कंपनी के शेयर्स वगैरह हर कोई खरीदना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी के शेयर हर कोई खरीदना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि हमें ये कंपनी हमें इन फ्यूचर में क्या देगी? अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए लोग अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जहां पे अच्छा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा क्या करेंगे वो? इन फ्यूचर डिविडेंड अपने उसको देंगे शेयर होल्डर को। तो इससे मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन, ये तो आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आपकी केस स्टडी के फॉर्म में आता है। इसका ए पार्ट बन के आता है कि कौन सा डिसीजन है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान। इसके बाद आता है कि हाँ भाई इसके लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। या तो इसमें आ जाएगा आपको अलग अलग फैक्टर्स दे दिए जाएंगे, या तो कहेंगे आपको कि इसकी लाइन कोट कर दो कि इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स है, या कहेंगे कि पहले जो आपने ए पार्ट में जो भी आपने डिसीजन आइडेंटिफाई किया है उसके रिगार्डिंग आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 फैक्टर 5 फैक्टर अपनी मर्जी से लिख दो। तो आपने लिख लिया, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए 3 डिसीजन है और इसके बाद इसके फैक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 डिसीजन है, कौन कौन से है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से है? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें। जो भी हमारे पास पैसा है उसको कहां पे इन्वेस्ट करें, कहां पे हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें क्या हो? फायदा हो। अपना पैसा कहीं पे भी लगा दे नहीं, बड़े सोच समझ के हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि एक बार जहां पैसा लग गया तो लग गया, बार बार क्या डिसीजन चेंज करते फिरोगे? एक ही बार अच्छी जगह अपना पैसा लगाओ। पैसा आप लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हो, पैसा आप शॉर्ट टर्म में भी लगा सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म में लगाया, लॉन्ग टर्म कहां पे लगता है पैसा? आपका फिक्स एसेट्स में लगता है। फिक्स एसेट्स जो है बहुत ज्यादा वैल्यू की होती है। फॉर एग्जाम्पल जो है फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो अब उसमें क्या होता है, अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हो, एक नंबर में बनता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हो उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर आप शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। क्या कहेंगे उसको? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। याद रखना, लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? अब मैंने तो आपको लॉन्ग टर्म में तो बता दिया, इसके अंदर सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स आएंगी। फिक्स्ड एसेट्स में आपको पता ही है ये बहुत ज्यादा वैल्यू की होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इस तरीके की फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो ये बड़े बड़े जो आपके अमाउंट में पैसा लगता है। वर्किंग कैपिटल जैसे इसमें हमारे पास कैश, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, डेटर्स। अब एक होते हैं आपके पास क्रेडिटर्स, एक होते हैं डेटर्स। जिनको आपने पैसा दे रखा है वो आपके क्या है? डेटर्स। तो अब ये तो जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये तो आपकी डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करती है। यानी कि हाँ भी डेली बेसिस पे आपको ये पैसा चाहिए, आपका ये खर्चा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करनी है, रेंट की पेमेंट करनी है, तो ये सब किसमें आ जाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हाँ भी जो आपके पास जो कोई भी असेट्स पड़ी है वो किसमें पड़ी हो? कैश में पड़ी हो, या फिर जिसको जितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट करा सको उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है ना कि कौन सा डिसीजन है, और अगर उसमें ये बात लिखी हो कि कहाँ पे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कब होगा? अगर हमें अपना पैसा कहाँ से अरेंज करना चाहिए, डेट से करें या इक्विटी से करें, डेट से या इक्विटी से। डेट का मतलब क्या होता है? वो आपके क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स बनते हैं। इक्विटी वाले आपके क्या बनते हैं? शेयर होल्डर बनते हैं। शेयर होल्डर जो है कंपनी के रियल ओनर्स माने जाते हैं। अगर ये आ जाता है कि कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहाँ से अपना पैसा अरेंज करें, डेट से करें या इक्विटी से करें, वो कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्रॉफिट तो होता है जब आप बिजनेस करते हो, तो प्रॉफिट का आप कुछ पार्ट तो ऐसा होता है कि हाँ भी जो एज ए डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो आप उनको
आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करके डिविडेंड के तौर पे अपने पास बचा के रख लेते हो कि हमें फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उसके लिए अगर आप अपने पास पैसे बचा के रखते हो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। अगर आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो किसके फॉर्म में किया है, डिविडेंड के फॉर्म में किया है, और जो पैसा आपने आप बचा के रखा उसको हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये बस 3 डिसीजन है, इसको अच्छे से याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। कहां पे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट, कहां से पैसा अरेंज करें वो है फाइनेंसिंग, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बांट दिया डिविडेंड, जो नहीं बांटा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आइडेंटिफाई करने बहुत ईजी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। पहले लॉन्ग टर्म का बता रखा है, लॉन्ग टर्म में हम अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है नई मशीनरी में, अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट क्या है, इन्वॉल्व यूज इन्वेस्टमेंट। इन्वॉल्व यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने बहुत बड़ी अमाउंट में आपने अपना पैसा लगा दिया, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है कि आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। आज से आपने डिसीजन लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है हमें ये वाली मशीनरी खरीदनी चाहिए, आप उस मशीनरी को खरीद के ले आए, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आप सोच रहे हो कि नहीं भाई गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक ही बार जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपको सोच समझ के वो डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है, दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का भी काम करती है। देखो अगर आपने फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया है तो वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, तो आपकी अर्निंग में तो हेल्प करती ही है ना। तो इस तरीके से ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जल्दी से याद रखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो वीडियो सेशन है वो अभी हम डिस्कस कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है और डिविडेंड डिसीजन होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना, आउटफ्लो का मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाना। यानी कि रिसिप्ट हो रही है तो इनफ्लो होगा, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बाहर जाएगा, तो वो क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। तो अब हमें अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे हमें ज्यादा अमाउंट में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता दिखाई दे, हमें वहां पे अपना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, ठीक है। जहां से हमें ज्यादा रेगुलर बेसिस पे इनकम आती दिखाई दे कि वहां पे हम अपना पैसा लगा दे तो वो ठीक है। इसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि हम अपना पैसा कहाँ पे लगाएं जहां से हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा मिले। अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है हमारे पास प्रोजेक्ट बी, ठीक है, हमारे पास 10-10 हजार रुपए है। अब हमारे पास ए प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगा सकते हैं, बी प्रोजेक्ट पर भी हम पैसा लगा सकते हैं। दोनों में सेम रिस्क है, ठीक है, दोनों में रिस्क क्या है, सेम। देखो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो रहता ही है, लेकिन दोनों में रिस्क सेम है। अब ए प्रोजेक्ट पे तो जहां पे हम अपना पैसा लगा रहे हैं 10% हमें मिलेगा, ठीक है, हमें इनकम कितने परसेंट होगी, 10,000 के ऊपर 10%। और प्रोजेक्ट बी में जो है 10,000 ही हमने पैसा इन्वेस्ट करना है और 12% हमें इनकम जो है मिलेगी। अब आप लोग बताओ कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां से इनकम 10% मिल रही है, 12%, दोनों में रिस्क जबकि क्या है, सेम, तो वहां पे लगाएंगे ना कि जहां से हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। तो जहां पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले वहां पे हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। देखो 10,000 का 10% 1,000, 10,000 का 12% 1,200, तो कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी में। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, हमें बहुत सी बातों को देख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्या रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगी, कितनी इंटरेस्ट रेट हमें जो है पे करनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वैसे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो मोस्टली फाइनेंसिंग डिसीजन के और डिविडेंड डिसीजन के आते हैं, या तो कोट लाइन करके आ सकते हैं कोई भी। अब देखो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, हमें अपना पैसा अरेंज करना है, डेट से पैसा अरेंज करें या इक्विटी से पैसा अरेंज करें। डेट होते हैं हमारे जो है हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं उससे, और इक्विटी वाले से हमारे शेयर होल्डर यानी कि ओनर बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट, कि हाँ भी अब देखो कहीं से भी पैसा ले लो, कॉस्ट तो हमारी आनी ही आनी है। देखो अगर हम डेट से पैसा लेंगे तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डेट से हम अपना पैसा लेंगे वहां पे हमें अपना क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर हम ऑनर फंड से पैसा लेते
लेते हैं यानी कि शेयर्स वगैरह से लेते हैं तो वहां पे हमें डिविडेंड की फॉर्म में पैसा देना पड़ता है। तो अब इसमें बताया गया है कि कॉस्ट किसकी ज्यादा आती है। इसमें बताया गया है कि ऑनर फंड की कॉस्ट ज्यादा आती है। अब ऑनर फंड की कॉस्ट क्यों ज्यादा आती है, क्योंकि अब देखो सबसे पहला तो पैसा जो है वो थर्ड पार्टीज को मिलता है, जैसे हमारे डिबेंचर होल्डर को अपना अपना पैसा मिल जाता है सबसे पहले, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को ना पैसा सबसे लास्ट में मिलता है। एक तो उनको डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो इनको ये रहता है कि हमारे ऊपर जो है रिस्क सबसे ज्यादा है। अगर पैसा इन फ्यूचर ना हुआ तो ना तो हमें डिविडेंड मिलेगा, ना ही हमें जो है पैसा रिटर्न में मिलेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में डिविडेंड की डिमांड करते हैं। तो इसी वजह से इसमें बताया गया है, इसी वजह से इसमें बताया गया है कि इसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो हमें किसकी तरफ प्रेफर करना चाहिए, अगर डेट या इक्विटी के हमारे ऑप्शन है तो हमें किसकी तरफ प्रेफर करेंगे, हम डेट के ऊपर, क्योंकि वहां पे उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा। इसके बाद रिस्क। अब देखो रिस्क तो रहता है, अब रिस्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। अब बोरोड फंड में हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ऑनर फंड में हमें क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो तो आपको हर हालत में करनी पड़ेगी, चाहे आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है, आपको करना ही पड़ेगा उसकी पेमेंट। लेकिन ऑनर फंड में डिविडेंड की पेमेंट आप तभी करोगे, उस केस में ही करोगे अगर आपको प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपने कर दिया, अदरवाइज आप नहीं करोगे। तो अब रिस्क बताओ किसमें, रिस्क तो हमारा बोरोड फंड में है ना, क्योंकि इसमें तो चाहे लॉस भी हो जाए हमें तो फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को देखते हो तो आप जो है इक्विटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, जैसे आप शुरू में कोई भी खर्चा करते हो तो वही आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो अब इसमें बताया है कि अब डेट में भी आपकी कॉस्ट आती है लेकिन इक्विटी में भी आती है, लेकिन जो इक्विटी वाले में जो कॉस्ट आती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब डेट वाले में हमारा खर्चा ज्यादा नहीं होता तो हम डेट से पैसा अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, हमारे पास कितनी कैश आ रही है, कितनी जा रही है। अगर हमारे पास जो है अच्छी कैश पोजीशन है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हम डेट की तरफ जाएंगे। अब डेट की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि अच्छी पोजीशन है तो डेट की तरफ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे आपके पास लॉस है, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमें टैक्स का एडवांटेज मिलता है। हमें डेट से अगर हम पैसा यूज करते हैं वो आपको आगे पता चलेगा कि टैक्स का एडवांटेज आपको किस तरीके से मिलता है। लेकिन आपको इक्विटी में आपको ऐसा कोई टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता। देखो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आपको डेट प्रेफर करना चाहिए, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इक्विटी पे जा सकते हो। इसके बाद होता है फिक्स ऑपरेशन या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि ऐसा खर्चा जो आपको हर महीने पे करना ही करना है। अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं कि जो आप पे कर ही रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, आप किसी और चीज का खर्चा कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ साथ आप कोई प्रीमियम भी पे कर रहे हो, और भी आपके ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो आपको हर महीने बहुत सारे करने ही पड़ रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फिक्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो आपको डेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेट का तो एक और खर्चा बन जाएगा आपका इंटरेस्ट का, तो आपको हर हालत में पे करना पड़ता है। तो अगर आपकी ऑलरेडी बहुत सारे फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो आपको डेट पे नहीं जाना चाहिए, आपको किसके पास जाना चाहिए, इक्विटी पे। इसके बाद है कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन में हम देखो कि अब मालिक है वो तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो आपके क्रेडिटर्स है, ठीक है, जो आपके क्रेडिटर्स है जिसने जो है आपको पैसा उधार दिया हुआ है, वो थोड़ी इतना कंट्रोल आपके ऊपर करेंगे। हर मैटर में जो है अपना कौन इंटरफेयर करता है, जो मालिक है वो आपका इंटरफेयर करेगा ही करेगा। तो अगर आपको ये है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही मालिक बन जाए, ठीक है। अब देखो डेट और इक्विटी में मालिक कौन बनेगा, मालिक आपके बनेंगे अगर आप जो है शेयर्स, यानी कि अगर आप इक्विटी पे जाते हो तो वहां पे आपके मालिक बन रहे हैं ना। तो अगर आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही मालिक बन जाए तो आप इक्विटी से भी पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे और लोग नहीं चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे पास पहले इतने बहुत लोग हैं, मुझे और किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो आप डेट पे जाओगे, क्योंकि डेट वाले आपके किसी भी काम में इंटरफेरेंस नहीं करते, तो ये कंट्रोल है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या स्टेट है, एक होता है बूम टाइम पीरियड। बूम टाइम पीरियड बहुत तेजी का टाइम पीरियड होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मार्केट बहुत अच्छी है, तो लोग इक्विटी पे जाना पसंद करते हैं। इक्विटी पे क्यों जाएंगे, मार्केट अच्छी है, प्रॉफिट अच्छे है, प्रॉफिट अच्छे है तो आपको डिविडेंड भी तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो इसलिए लोग इक्विटी पे जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब डिप्रेस टाइम पीरियड, डिप्रेस का मतलब होता है बहुत बेकार टाइम पीरियड होता है, प्रॉफिट इतने मार्केट में नहीं होते, तो लोग इक्विटी पे जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता है
कि इक्विटी वालों को तो डिविडेंड तो भी मिलेगा ना, कि अगर उनके पास, कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छे खासे है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छे खासे नहीं है तो उनको तो डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन अगर हम डेट का यूज करते हैं तो डेट से तो आपको 100% आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो बस इसमें ये बताया गया है, बूम टाइम पीरियड है तो इक्विटी, अगर डिप्रेस टाइम पीरियड है तो डेट का आपका जो बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या है कि प्रॉफिट का वो पार्ट आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, या फिर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो क्या है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में अब इसके फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ अर्निंग, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। अगर आपकी ज्यादा अर्निंग हो रही है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है तो आप कम डिविडेंड दो। ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी इनकम स्टेबल है, अच्छी खासी है, तो आप जो है डिविडेंड जो है ज्यादा दे दो, अदरवाइज कम दे दो। ठीक है, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है कि कंपनी अपना डिविडेंड ही स्टेबल रख रही है, चाहे प्रॉफिट कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, वो अपना डिविडेंड उतना ही देगी। मान लो किसी कंपनी ने सोच रखा है कि मेरे तो 1,000 रुपए डिविडेंड ही पे करना है, चाहे मेरे को प्रॉफिट कितना ही क्यों ना हो जाए, चाहे मेरे को प्रॉफिट कम है, चाहे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा है, मैंने तो बस इतना ही डिविडेंड देना, तो वो अपना डिविडेंड फिक्स ही रखेगी, कम ज्यादा नहीं करेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। नाम से तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्रोथ है तो ज्यादा डिविडेंड दे दो, नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो आप अभी ज्यादा पैसे मत वेस्ट करो अपने, आप अपने पैसे बचा के रखो, आप अपने पैसे अभी वेस्ट मत करो, ज्यादा डिविडेंड लोगों को मत दो। अगर आपके पास इन फ्यूचर ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन, अगर अच्छी है तो ज्यादा दे दो डिविडेंड, अगर नहीं अच्छी तो कम दे दो। नेक्स्ट है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमें शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं। कई बार हम पूछ लेते हैं कि क्या आपको डिविडेंड ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर ज्यादा नहीं चाहिए तो हम अपना प्रॉफिट जो है रिटेन करके रखेंगे, इन फ्यूचर वो अपना पैसा कहीं और लगा देंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, इन फ्यूचर जो है ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको मिल जाएगी। लेकिन कई बार जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, अगर आपके शेयर होल्डर को वो उनके पास कोई और इनकम का अगर सोर्स नहीं है तो क्या कहते हैं कि आप ज्यादा डिविडेंड ही दे दो। ठीक है, कम डिविडेंड देने में कोई फायदा नहीं है, आप अपने क्या करो, ज्यादा डिविडेंड की वो डिमांड करते हैं वहां पे आपसे। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस पूछी जाती है, अगर वो कहते हैं कि ज्यादा दे दो तो आप ज्यादा दोगे, अदरवाइज कम। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है, अगर आप लोगों को ज्यादा डिविडेंड देते हो ना तो स्टॉक मार्केट भी सही रहती है, तो उससे आपके शेयर के प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको शेयर मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको स्टॉक मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उनको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। आप इजीली कैपिटल मार्केट तक पहुंच सकते हो, कैपिटल मार्केट में कोई प्लेस नहीं है, ये वहां पे क्या होता है कि आप कभी भी जब चाहे अपना पैसा जो है अरेंज कर सकते हो। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आप अपना पैसा कहीं से भी अरेंज कर लोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी से स्टॉक इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, तो अभी तो आपके पास जितने पैसे हैं उतने आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल मार्केट तक पहुंच नहीं है तो अभी थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी शुरू करो, ज्यादा डिविडेंड मत डिस्ट्रीब्यूट करो, रिटेन करके रखो। नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेंट। आपका कानूनी तौर पे भी क्या बताया गया है इसके अंदर, इसमें बताया गया है कि जो आपके पिछले 3 सालों में जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, ठीक है, पिछले 3 सालों के जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उन तीनों को ऐड करके उनका एवरेज निकाल लो। मान लो पिछले साल 5%, उससे पिछले साल 6%, उससे पिछले साल 7% मैंने डिविडेंड दिया, उसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 18/3 कितने परसेंट हो गया, 6%। तो यानी इस बार हम 6% से ज्यादा जो है डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम इन फ्यूचर जो है कहीं से मान लो लोन वगैरह हमने लिया है तो वो क्या करते हैं, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई जब तक आप हमारे लोन की रिपेमेंट नहीं करते तब तक आप अपने किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो ऐसा मतलब उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो आगे इन फ्यूचर अपना देते नहीं है किसी को जब तक उनके लोन की रिपेमेंट नहीं हो जाती। तो यहाँ तक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का एक छोटा सा टॉपिक रह गया फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे मेन जो कीवर्ड है वो क्या है, ब्लूप्रिंट। अब इसकी ना केस स्टडी बन के आती है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग हम ब्लूप्रिंट किस में तैयार करते हैं, किस में रेडी करते हैं, तो वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। और बी पार्ट में बन के आता है कि जो भी आपने ए पार्ट में आइडेंटिफाई किया है उसकी इंपॉर्टेंस लिखो, तो बस आप उसकी इंपॉर्टेंस है उसके ऑब्जेक्टिव लिख देना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। यानी कि फ्यूचर में हमें जो भी कोई काम करना है फाइनेंस के रिगार्डिंग हम पहले से प्लान्स बना लेते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे, यहाँ यहाँ पे हमें खर्चा करना है, तो इस तरीके से हम सारा प्लान पहले ही तैयार
कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हम पहले पता लगा लेते हैं कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे और कहाँ कहाँ अपने पैसे को यूटिलाइज करेंगे। ये सब हम किस में डिसाइड करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, कि जहां से भी हमें पैसों की जरूरत है, ठीक है, जब जिस टाइम मर्जी हमें पैसों की जरूरत है वहां पे मतलब उस टाइम पे वो पैसा हमें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हमें फ्यूचर में मान लो किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो वो वहां पे उस टाइम पे हमारे पास वो सोर्स होना चाहिए कि जहां से हमें इजिली पैसा मिल जाए। अब ये नहीं है कि टाइम पे इस टाइम पे जरूरत थी और मिल जाए पैसा 2 महीने के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पे जब जरूरत हो जब भी पैसा मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, तो यानी कि अननेसेसरी वाला भी नहीं होना चाहिए, ना तो ऐसा हो कि पैसा एक्सेस में पड़ा हो, ठीक है, पैसा फालतू हमने डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा हमें जरूरत है जबकि इतने पैसों की जरूरत ना हो। ना ही पैसा ऐसा होना चाहिए कि हमें थोड़ा हो कि हमने थोड़े की प्लानिंग बना ली कि हमें तो इतने पैसे, मान लो हमने सोचा था कि 10,000 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ढंग से एस्टिमेट नहीं लगाया लेकिन एक्चुअल में हमें पड़ी मान लो 7,000 की जरूरत, तो फालतू में वो पैसा हमारे एक्सेस में पड़ा रहा ना, वो वेस्ट गया। और सपोज करो अगर हमें 20,000 की जरूरत थी लेकिन हमने एस्टिमेशन कितने का लगाया? सिर्फ 12,000 का लगाया, तो बाकी हम पैसे एट ए टाइम कहाँ से अरेंज करेंगे? तो हमें प्लान जो है ढंग से बनाना चाहिए, ना तो पैसा एक्सेस में पड़ा होना चाहिए, ना ही पैसे की कमी होनी चाहिए। तो बस इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि टाइम पे पैसा मिल जाए, ना एक्सेस में हो ना ही डेफिसिट में हो। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस में क्या बताया गया है? हेल्प्स टू फेस इवेंचुअलिटीज। इवेंचुअलिटीज का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग हम पहले से ही प्लान्स बना लेते हैं। हम फोरकास्टिंग जो है पहले से ही करनी शुरू कर देते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग हमें कितने पैसों की जरूरत जो है पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एस्टिमेट लगाया कि ये वाली हमारी मशीनरी ना बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ये रिपेयर करवाने से भी ठीक नहीं होगी, कि अगर नेक्स्ट टाइम खराब हुई तो हमें नई ही लेनी पड़ेगी। तो उस बात के लिए पहले से ही तैयार है कि अभी अब हमें पता है कि ये खराब होगी तो हमें लेनी ही लेनी है वो, ठीक है, उसका खर्चा हमने पहले से एस्टिमेट कर रखा है और उस पैसे का जुगाड़ हमने पहले लगा रखा है कि यहाँ से हमारे पैसे अरेंज करके हम अपना ये खर्चा उठा लेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। बिजनेस शॉक्स और सरप्राइज से बचने में हमें हेल्प मिलती है। हमें ये पता होता है कि हाँ भाई हमारे पास कितना पैसा है, सरप्लस में क्या है, डेफिसिट में क्या है, हमें सारी बातों की नॉलेज होती है, कहाँ से हमारा पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ में हमें यूटिलाइज करना है। तो हम इस तरीके से अपने बिजनेस जो है शॉक से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। अब प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है, आज सोचा किसके लिए सोचा है? फाइनेंशियल प्लानिंग तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन सोच कब रहे हैं? आज, तो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ दिया। इसके बाद आता है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा जो है अब हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और जो पैसा जो है कहाँ से अरेंज करना है, तो इसके बीच में एक लिंक क्रिएट होता है। फाइनेंसिंग में तो कहाँ से पैसा अरेंज करें और इन्वेस्टमेंट में वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इसके बीच में लिंक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हमारे फंड्स की वेस्टेज नहीं होगी, ना ही हमारा पैसा एक्सेस में पड़ा रहेगा, क्योंकि हम ठीक ठाक एस्टिमेशन लगाएंगे कि हम इतने पैसों की जरूरत थी, इतना हमने एस्टिमेट लगाया तो सही है, तो पैसा जो है हमारा वेस्ट भी नहीं जाता। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने फिक्स एसेट्स की जरूरत है। फिक्स एसेट्स के लिए जो भी हम डिसाइड करते हैं उसको हम कौन सा डिसीजन कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। ये पैसा जो है हम अपने फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरीके से हम अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। सपोज करो कि हाँ भाई हमने अपने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, कहाँ लगाए हैं? अपने फिक्स एसेट्स में लगाए हैं, तो कौन सा जो है किसको शो कर रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा लगा हुआ है फिक्स एसेट्स में? बस यही शो कर रहा है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना लगा हुआ है और पर यूनिट जो है कितना लगा हुआ है। सपोज करो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारा खर्चा हुआ है 5 करोड़, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा खर्चा कितना हुआ है? 3 करोड़, और जो है फर्नीचर वगैरह पे और किसी चीज पे फिक्स एसेट्स पे फर्नीचर एंड फिक्सचर पे हमारा पैसा कितना खर्च हुआ है? 2 करोड़, ठीक है, तो पर यूनिट जो है कितना कितना खर्चा हुआ और टोटल फिक्स एसेट्स पे कितना खर्चा हुआ है वो इसके अंदर शो किया जाता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश जो है, इन्वेंट्री है, आपके डेटर्स है, ये आपकी क्या है? ये आपकी सब करंट एसेट्स है। तो बस इसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि आपके करंट एसेट्स में आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में।
कई बार तो ये आपके फिक्स एसेट्स पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ भी करंट एसेट्स में आपको अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। फॉर नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम अपना पैसा डेट से अरेंज कर सकते हैं, हम अपना पैसा कहीं से लोन ले सकते हैं, हम शेयर्स से अपना पैसा ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म में हम अपना पैसा कहाँ से अरेंज करें। नेक्स्ट है लास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हो, जैसे आपके डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स के ऊपर आपको क्या पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी पड़ती है। इंटरेस्ट की पेमेंट आप कहाँ दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपका खर्चा है, तो ये आप एक्सपेंडिचर साइड में आप ये वाला खर्चा जो है दिखाते हो टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाना पड़ता है, बस यही आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।